So now, in the continuation of our lecture, we have first discussed the internal analysis, and now we are going to start the value chain model. And again, the value chain model base I have already understood to you people. And what is that? That is that the value chain model is basically used by Michael Porter. They are developed by Michael Porter for internal strengths and weaknesses determination of an organization, because हर एक specific weakness आपका failure और हर एक स्ट्रेंथ आपकी सक्सेस की तरफ पहला कदम है। हम जब बात करते हैं वैल्यू चेन मॉडल की, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा दैट द वैल्यू चेन मॉडल बाय माइकल पोर्टर, दिस हैव टोटल 9 एक्टिविटीज ऑन इट्स पार्ट। 9 एक्टिविटीज हैं जो माइकल पोर्टर ने डिफाइन करी हैं। इन 9 एक्टिविटीज में से जो 4 एक्टिविटीज हैं उनको, या जो 5 एक्टिविटीज हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। 5 एक्टिविटीज जो है इनको माइकल पोर्टर ने नाम दिया है एज प्राइमरी एक्टिविटीज, एज प्राइमरी एक्टिविटीज। और जो आपकी 4 एक्टिविटीज हैं उनको नाम दिया है 4 एक्टिविटीज। इनको माइकल पोर्टर साहब ने नाम दिया है एज सेकेंडरी एक्टिविटीज। सो अब मैं जिस तरह से पहले चलता हूँ, सेकेंडरी एक्टिविटीज, जिस तरह से मैं पहले चलता हूँ, मैं पहले चीजों को लिखता हूँ और फिर उसके बाद मैं एक एक चीज को खोलता चला जाऊंगा। जब मैं बात करता हूँ प्राइमरी एक्टिविटीज की, जो कि 5 है माइकल पोर्टर ने दी हैं। माइकल पोर्टर कहते हैं कि ये जो एक्टिविटीज हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज, ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, these are the activities provide a minimum, कम से कम, threshold to an organization. This provide minimum threshold to an organization for survival. For survival. माइकल पोर्टर कहता है ये जो 5 एक्टिविटीज है ना, जिनको मैं प्राइमरी एक्टिविटीज कह रहा हूँ, ये मिनिमम थ्रेश होल्ड फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए ब्रेथ देते हैं, सांस। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन मर जाएगी। ये जो नीचे दी हुई है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट दिस वन, ये देखिएगा जरा इसको। ये जो एक्टिविटीज दी हुई है ना, ये एक्टिविटीज प्राइमरी है। अभी मैं इनके नाम लिखूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, सेल्स सर्विसेज। मैं यहाँ से डिस्कस नहीं करता, मैं लिख के समझाता हूँ। मॉडल इसलिए डिस्प्ले किया हुआ है कि लोगों को अजीब सा ना लगे कि मॉडल तो है ही नहीं, और सर एक्सप्लेन करें। So primary activities are the activities which provide minimum threshold to your minimum threshold to the organization for its existence, for its survival. And these 5 activities जो provide करती हैं threshold, इनमें जो पहली एक्टिविटी है, माइकल पोर्टर साहब ने जिसको एक्सप्लेन किया है, जो पहली एक्टिविटी है माइकल पोर्टर साहब ने इसको डिटरमिन किया है, दैट फर्स्ट एक्टिविटी डिटरमिन बाय माइकल पोर्टर, इट इज known as, let me recheck my board. Okay, so now this specific activity, which is number 1, is known as inbound logistics. Inbound logistics. Second activity was named as processing. The third activity was named as outbound logistics. Outbound logistics. And then the fourth activity was marketing and sales. मार्केटिंग एंड सेल्स। अब आपका इंटरनेट एनालिसिस से खासा माइंड बना है, तो चीजें बड़ी आसान होंगी। एंड द लास्ट वन इज द आफ्टर सेल्स सर्विस, और इसके एग्जांपल्स ये पहले डिस्कस कर चुका है। इंटरनेट एनालिसिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि आप इसको एक स्पीड में कर सकें। सो ये जो 5 एक्टिविटीज माइकल पोर्टर साहब ने बताई, जो मिनिमम थ्रेशहोल्ड प्रोवाइड करी थी, पहली है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है? माइकल पोर्टर साहब कहते हैं ऑल एक्टिविटीज, all steps which bring the raw material or inputs into an organization are known as inbound logistics. वो सारी एक्टिविटीज का जो चेन है, स्टेप्स, ऑल स्टेप्स, फॉरवर्ड यूज करना, चेन, which brings
the new material or the raw material, brings the raw material in the organization, input in an organization are known, उनको कहा जाता है, are known as inbound logistics. Exemplify कर देते हैं इसको. Number one, for example, your transportation system. Transportation system. आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का हिस्सा है. आपके जो वेयर हाउसिंग है, आपकी वेयर हाउसिंग वो भी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का हिस्सा है. आपका जो आपका जो ऑर्डरिंग सिस्टम है, आपका ऑर्डरिंग सिस्टम भी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का हिस्सा है. ऑर्डरिंग सिस्टम, आपका जो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो भी आपके इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का हिस्सा है, आपके इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का हिस्सा है. तो ये एग्जांपल्स हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के. अब हम आगे चलते हैं, प्रोसेसिंग पे आते हैं. तो प्रोसेसिंग वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटी दैट कन्वर्ट्स, अच्छा वर्ड एक्टिविटी होगा, एक्टिविटी दैट कन्वर्ट्स, जो बदला देती है these raw material into a finished good, into a finished good. एक फिनिश गुड बना देती है उसको, यानी कि वो सारे रॉ मटेरियल को एक जगह इकट्ठा करके उनको ऐसे प्रोसेस करती है कि वो एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, जिसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग. नंबर थ्री, अभी मैं इनको एक्टिविटीज को बना रहा हूँ. मैंने अभी इनकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस का जिक्र नहीं किया है, अभी मैंने जिक्र करना है. आगे चलिएगा जी. सुनो, नेक्स्ट वन, अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये है क्या. नेक्स्ट वन इज द आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स जो है, these are again the activities compulsory, जो compulsory है for making product available at customers doorstep. Again, इसकी कुछ एग्जांपल्स कोट करते हैं, वही सारी एग्जांपल्स वापस आ जाएंगे. अगेन, द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, फिर वही वापस आएगा वेयर हाउस, फिर वही आएगा स्टोरेज, फिर वही आएगा ऑर्डरिंग सिस्टम, फिर वही आएगा आपका दोबारा से कम्युनिकेशन नेटवर्क. तो लोग कहते हैं सर फिर इनमें फर्क क्या हुआ. फर्क ये है भाई, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फर्क ये है कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज जिनको हमने यहाँ पे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कहा था, ये वेंडर से आप तक लेके आ रही हैं प्रोडक्ट को. ये सारी एक्टिविटीज आप से आगे कस्टमर तक लेके आ रही हैं. सो ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैंने ऊपर डिफाइन किया, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये भी सप्लाई चेन है, ये वाला हिस्सा भी सप्लाई चेन है. फर्क ये है कि इट इज नोन एज अपस्ट्रीम सप्लाई चेन. ये वाला जो है इसको कहते हैं अपस्ट्रीम सप्लाई चेन, इस वाले को कहेंगे हम डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन. तो ये दोनों इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मिल जाएं, इनबाउंड प्लस आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, इट इज इक्वल टू नोन एज सप्लाई चेन. और इनको ठीक करना है नोन एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अब वो मेरे कोर्स का हिस्सा नहीं है, वरना यहाँ पे मैं उसको भी खोल देता. तो हम आगे चलेंगे एक स्टेप. सो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एंड सेल. मार्केटिंग एंड सेल्स का मतलब माइकल पोर्टर कहता है प्रमोशन. प्रमोशन में आप एडवर्ट्स की बात भी कर सकते हैं, एडवर्टाइज की बात भी कर सकते हैं, आप प्रमोशन की बात भी कर सकते हैं, इसको आप पब्लिक प्रमोशन, सिंपल प्रोमो की बात भी कर सकते हैं, प्रमोशन. आप इसके अंदर बात कर सकते हैं पर्सनल सेलिंग की, आप इसके अंदर बात कर सकते हैं पर्सनल सेलिंग के अलावा सेल्स प्रमोशन की भी, सेल्स प्रमोशन की बात करते हैं हम. मार्केटिंग अगर प्रमोशन है तो एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशनशिप की बात, पब्लिक रिलेशन की बात भी कर सकते हैं. तो हम इनमें सारे टूल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट डिस्कस कर सकते हैं. बेसिक एम क्या है, बेसिक एम क्या है, बेसिक एम ये है कि आप अवाम में AIDA क्रिएट कर सको. व्हाट इज AIDA? जो बेसिक है आपके मार्केटिंग का, AIDA मीन्स अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन. सो एक्शन अगर सेल्स परचेज है तो AID, अवेयरनेस, इंटरेस्ट एंड डिजायर तक मार्केटिंग काम करेगी, एंड एक्शन के लिए वो छोड़ देती है
सेल्स पर, मगर हम डिस्कस एक साथ करते हैं आइडिया क्रिएशन, AIDA क्रिएशन। आगे चलता हूँ। हम जब बात करते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स की, तो हम दूसरी बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क Distribution network से मुराद है making shops network and delivering product to the shops and trying best to avoid the shortages and to try best to avoid the surplus and try best to give the product according to the customer choice and identifying what customer is requiring. The overall market intelligence is the part of, along with product को पूरा करना, along with market intelligence is the work of the sales department to monitor and report back to the head office that what customer wants and what's like happening over there. So it is what known as the marketing and the sale activity. हम एक कदम और आगे चले जाएंगे and now we are at after sales service. पहले बता चुका, मैं रिकॉल करूंगा, मैंने इंटरनेट में बताया था आफ्टर सेल्स सर्विस इज अ सर्विस कंपनीज प्रोवाइड, इसको बंद करिएगा, companies provide to its clients for OR in case of any complaint. माइकल पोर्टर ने कहा था ना कि ये 5 एक्टिविटीज मिनिमम थ्रेशोल्ड सांस देंगे। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, मैंने कहा था कि वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो आपको कस्टमर को इन केस ऑफ कंप्लेंट ईज देखनी है, अगर नहीं होंगी तो कंपनी दे फ्लंक। तो मैंने एग्जांपल कोट की थी मित्सुबिशी की, मैंने एग्जांपल कोट किया था मित्सुबिशी का, मैंने एग्जांपल कोट किया था निसान पाकिस्तान का, मैंने एग्जांपल जो कोट किया था आपके सामने निसान पाकिस्तान के अलावा मैंने कहा था यहाँ पे गोल्ड स्टार भी एक जमाने में, ऑल कंपनीज वाइंड इट अप फ्रॉम पाकिस्तान। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज द कस्टमर वर नॉट नोन टू कि हम कहाँ चला। वो जो चल रही है टोयोटा सुजुकी होंडा, व्हाट इज द रीजन? कस्टमर आर हैविंग मैकेनिक्स, customer are having the parts places, they are having somebody to go to talk to, that in case of any problem how can they get a remedy। लोगों ने जिन्होंने बिलियंस या मिलियंस लगाए हुए हैं वो कम से कम पीस ऑफ माइंड तो पालेंगे। सोनी दुनिया का एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांड है, they went out of Pakistani market because of the same problem, and that problem was the problem of after sale service। So now these are the 5 primary activities। अब मैं आऊंगा आगे और मैं बात करूंगा 4 सेकेंडरी एक्टिविटीज की, ताकि हम उसको भी डिस्कस कर लें। अब देखिएगा ये स्ट्रेंथ्स कब है और वीकनेसेस कब है। अगर आपका इन बाउंड लॉजिस्टिक्स है, इफ दीज आर स्ट्रॉन्गर दैट इज योर स्ट्रेंथ, और अगर ये आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी इनपुट टाइप पे नहीं पहुंचती, आपकी प्रोडक्ट डिले हो जाएगी, शॉर्टेज मार्केट में हो रही होंगी, एंड दिस विल बी योर वीकनेस। प्रोसेसिंग अगर सिग्मा 6 पे है, 99.666% आपका सक्सेस रेट ऑफ प्रोडक्शन है, जो मोटोरोला का 1980 में था। अगर सिग्मा 6 टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं तो फिर तो ये प्रोसेसिंग जो है इट इज योर स्ट्रेंथ। अदरवाइज अगर ये बैड यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करती है तो इट इज नोन एज योर वीकनेस। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स आर द लॉजिस्टिक्स जो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाएं, अगर तो एफिशिएंट है तो आपका कस्टमर सेटिस्फाइड भी होगा और कम्पिटिटिव ब्रांड की तरफ कन्वर्ट नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है, पहले बता चुका, कस्टमर के बेडरूम्स में होंगे आप, इट इज योर स्ट्रेंथ, और नहीं होंगे तो इट इज योर वीकनेस। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग, यू आर अवेलेबल फॉर द कस्टमर्स एट देयर डोर स्टेप, इवन देयर स्ट्रीट्स, लुक एट द वॉल्स। बहुत बड़ी एग्जांपल है वो। they went for taking over the Polka in Pakistan। आज से बहुत साल पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी को जालिम खा गया, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द स्पीड सेलर। सो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर अच्छा है इट इज योर स्ट्रेंथ, एंड वाइस वर्सा इट इज योर वीकनेस। आगे चलेंगे, हम बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विस की। तो अगर आपकी आफ्टर सेल सर्विस है, तो फिर मैं भी बात करके हटाऊं, दैट इज योर स्ट्रेंथ, अदरवाइज इट इज द वीकनेस। एंड देन नाउ आई एम टर्निंग टुवर्ड्स दिस सेकेंडरी एक्टिविटीज। So when we talk about the secondary activities, तो एक बात अपने जहन में रखिएगा, these secondary activities which are identified by Michael Porter, these secondary activities actually create a differentiation between you and your competitors। अब जब हम बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज की, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज 4 जो डिफाइन की है माइकल पोर्टर साहब ने, उनमें जो पहली एक्टिविटी उन्होंने डिफाइन की, इट वाज नोन एज द फर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर। द फर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। अब फर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मुराद है? फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद है, बल्कि मैं इसको बाद में, पहले मैं एक्टिविटी को लिस्ट डाउन कर लूं फिर बात करता हूँ। नंबर 2 इज द ह्यूमन रिसोर्स,
management. Number 3 is the technology. And number 4 is the procurement. The procurement. अब जरा इसको देखिए. Firms infrastructure means what? Firms infrastructure का मतलब है your own buildings, your own processing, your own electricity or your own power plants, your own warehousing. यानी सब कुछ आपका अपना है. So what's going to happen? You are in the longer run going to kill the external dependence. When you will be out of the external dependence, you would not be suffering in case of shortages. अब पूरी पाकिस्तान में बिजली बंद हो जाए, 17 टैक्स रेट चल रही है, कोई टैक्स रेट चल रही है, मार्केट में आपको जो 4-5 चलती है पावर प्लांट्स करते हैं, सो दे आर नॉट बाउंड ऑन वादा. वो कहना तो शायद बंद ही होगा, 12 घंटे रोजाना की लोड शेडिंग करने को बंद. हु कैन अफोर्ड दिस थिंग? सो फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, माइकल पोर्टर कहता है जिसका अपना है, जिसकी एक्सटर्नल डिपेंडेंस नहीं है. ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, पूरी दुनिया के ट्रक खड़े होते हैं हड़ताल करके, कंपनी के मास्टर मोल्टी फॉर्म चल रहा होता है सड़कों पे. व्हाट इज द रीजन? ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन अगर अपना फ्लीट, अपना ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और फ्लीट की बात कर ले तो अगर अपना, लुक एट फेडेक्स, लुक एट डीएचएल, व्हाई दे आर डोमिनेटिंग इन द होल वर्ल्ड. शिप्स भी अपने, जहाज अपने, कार्गोस, एवरीथिंग इज देयर. So they are not dependent. When they are not dependent, they can be efficient, they can be productive, they can be quality. So this turn into your differentiation. तो माइकल पोर्टर कहता है कि अगर आप 5 प्राइमरी एक्टिविटीज कायम है ना, तो स्ट्रेंथ तो है. अब ये जो 4 एक्टिविटीज हैं इनको पॉलिश करें. जब ये उनको पॉलिश करेंगे ना, तो यू विल गेट अ मार्जिन. ये दिया मार्जिन, यू विल गेट अ मार्जिन. आप एक एक्टिविटी ऐड करें, प्राइमरी +1, आप एक स्टेप आगे निकल जाएंगे अपने कॉम्पिटेंस. आगे चलिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिस्कस करते हैं द सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, मोटिवेशन. पहले बता चुका, रिपीट करना. जितने बंदे पुराने होंगे उतना कॉस्ट एफिशिएंट होंगे. सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोसेस, सेम पर्सन. वक्त के साथ साथ स्पीड बढ़ती जाती है. बैंक के नोट काउंटिंग कैशियर को देखिए, इतनी स्पीड से नोट काउंट करता है कि आपको हवा भी फील हो रही होगी. हम नहीं कर सकते. व्हाट इज रीजन? बिकॉज ही हैज बिल्ट अ स्पॉन्टेनियस लर्निंग. व्हाट इज स्पॉन्टेनियस लर्निंग? एक ही काम कर करके जो बंदा सीख जाए और एफिशिएंसी गेन कर ले, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस. वक्त के साथ साथ नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेम काम को रिपीट कर करके जो बंदा सीख रहा था उसको स्पॉन्टेनियस लर्निंग कहते हैं, जॉब के साथ साथ. अब जब आप उस कैशियर को देखें तो उसकी स्पॉन्टेनियस लर्निंग की वजह से उसकी स्पीड कितनी ज्यादा होगी. लुक एट द एफिशिएंसी ऑफ नोट काउंटिंग ऑफ दैट पर्सन. दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एफिशिएंसी. सो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जितना आपका एचआरएम स्ट्रांग होगा, माइकल पोर्टर कहता है, उतना ही आइडियाज रिफाइन हो, उतना ह्यूमन एफिशिएंसी ज्यादा होगी, उतने ही आपके प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन बांटने की निस्बत ज्यादा होंगी. आपके लोग सेटिस्फाइड होंगे तो सोचेंगे. पुराने होंगे, दे आर नोन टू द मार्केट, दे आर नोन टू द क्लाइंट. डिफरेंशिएशन क्रिएट करने में भी आपको आसानी होगी. तो इट इज व्हाट द सेकंड मार्जिन क्रिएशन पॉइंट. आप अगर इसको भी कर लेते हैं तो दैट मीन्स आप अपने क्लाइंट से एक कदम और आगे निकल गए कंपिटिटर से, और अब मार्जिन आपका और बढ़ जाएगा. द थर्ड एक्टिविटी इज द टेक्नोलॉजी. मैं इसकी एग्जांपल के साथ अगर कोट करनी है, मैंने ऊपर 17 की एग्जांपल दी. एचआरएम में दाऊद ग्रुप पाकिस्तान, they have LUMS as a training center of their own. They have made LUMS, उन्होंने LUMS बनाया था to train their own managers for effective business practices. और आज LUMS जो है वो बिजनेस साइंसेज में आउटसाइडर्स के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है. तो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं. टेक्नोलॉजी, the way a company makes the products. सोनी को देखो, मनीचराइजेशन इज देयर कोर. दुनिया की हर मॉडर्न चीज को उन्होंने रेवोल्यूशनाइज कर दिया. कितने बड़े बड़े टीवी हुआ करते थे, 5-5 बंदे उठाते थे, और एक एक बंदा एलईडी उठाता है. टीवी 14 इंच का था, 4 बंदे उठाते थे. एलईडी 85 इंच की और एक बंदा उठा जा रहा है. व्हाट इज दैट? इट इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. माइकल पोर्टर कहते हैं इसकी टेक्नोलॉजी आ गई जो ज्यादा फैसिनेटिंग प्रोडक्ट्स पर, जिसके कस्टमर्स को ईज मिलेगी. रिमोट कंट्रोल जब पहले आया होगा, सोचे नॉन रिमोट कंट्रोल टेलीविजन के मुकाबले में रिमोट कंट्रोल्स कितने पॉपुलर हुए. सोचिए कि आज एसी आप गाड़ी में से चला देते हैं अपने मोबाइल्स को देख के. व्हाट इज दैट? दैट इज वाईफाई सिस्टम ऑफ एसी ऑन ऑफ.
आने वाले जमाने में सोलर पैनल वाले एसी सोचिए कहाँ पे होंगे। इट इज गुड टेक्नोलॉजी। माइकल पोर्टर कहता है 5 एक्टिविटीज नीचे हैं, ऊपर आप टेक्नोलॉजी भी ऐड कर लें तो आपका मार्जिन बढ़ के आप 3 स्टेप्स पे चला जाएगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। नंबर 4 इज अ सिस्टम ऑफ प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट सिस्टम क्या है? प्रोक्योरमेंट सिस्टम है द सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ हैविंग योर इनपुट्स, हैविंग इनपुट्स। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दूंगा, सिस्टम ऑफ हैविंग इनपुट्स। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा कि आप अगर अपनी प्रोडक्ट्स को खुद बना रहे हैं, मींस यू आर मेकिंग योर रॉ मटेरियल बाय योरसेल्फ। Now what's happening? You are out of the bargaining power and extra margin charged by the supplier to you, and then you make the product. तो वो जो supplier का आपकी इन्वेंट्री के ऊपर प्रॉफिट है वो एलिमिनेट हो गया। अब आपकी प्रोडक्ट उस परसेंटेज से प्राइस में कम हो सकती है। जब आपकी प्रोडक्ट उस परसेंटेज से कम होगी, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी टू प्राइस रेशो ऊपर चला जाएगा। जितना स्ट्रांग होंगे आप क्वालिटी टू प्राइस रेशो में, उतना ही कस्टमर के लिए फैसिनेटिंग होंगे और कस्टमर कहीं नहीं जाता, आपको छोड़ के मार्जिन 4 स्टेप्स पे चला जाएगा। दीज आर व्हाट नोन एज माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल एंड इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अगर आप 5 एक्टिविटीज हैं तो स्ट्रेंथ है, नहीं है तो वीकनेस है। ये चारों साथ एडेड एंड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, नहीं है तो weakness है in comparison to your competitors. If there is any question, I would be very happy to answer you for that.